स्वागत एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल और आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की 130 सीटों की। 5 राज्य तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों की बात हम कर चुके हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी 2019 से 1 सीट ज्यादा 5 सीट जीत सकती है। बीआरएस 2, कांग्रेस 9 और एआईएमआईएम 1। कर्नाटका में बीजेपी को जहां 25 सीटें मिली थी पिछली बार, इस बार 22 सीटें अपने दम पर जीत सकती है और अपने साथी जेडीएस को मिला दें तो 24 सीटें। जेडीएस को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं, कांग्रेस को 4 और तमिलनाडु और पुडुचेरी की 1 सीट जोड़कर 40 सीट बनती है। यहां भी बीजेपी खाता भी खोल रही है और कांग्रेस पार्टी के बराबर लगभग खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। 5 सीटें बीजेपी इस बार तमिलनाडु में जीत सकती है, कांग्रेस 6, एआईएडीएमके 4 और डीएमके इस बार भी नंबर 1 पार्टी तमिलनाडु की बनती हुई हमें दिखाई दे रही है 20 सीटों के साथ। अब बचते हैं केरल और आंध्र प्रदेश। केरल में 20 सीटें और आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, कुल 45 सीटों का सर्वे आपके सामने भी और हम रखेंगे। कुल मिलाकर 130 में से 85 सीटों में से बीजेपी फिलहाल 35 सीटों पर आगे बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही है। 35 सीटें जीत सकती है और बाकी दल जो है मिलाकर 43 सीटें, कांग्रेस 43 सीटें और बाकी दल 7 सीटें जीत सकते हैं। अब आपके सामने केरल का सर्वे रखते हैं। केरल की 20 सीटें उतनी ही मुश्किल हैं बीजेपी के लिए जितनी तमिलनाडु की हुआ करती थी और इस बार हमें जो सर्वे बता रहा है वो है कि तमिलनाडु की तरह केरल में भी एक करिश्माई नतीजा बीजेपी को मिल सकता है। 3 सीटें बीजेपी केरल में इस बार जीत सकती है, यानी दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु के बाद चौथा राज्य केरल बन सकता है जहां भारतीय जनता पार्टी स्कोर करेगी इस बार। खाता खुलता दिख रहा है। 0 से 3 सीटों तक बीजेपी आ रही है और यही वजह की नजर है लगातार वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, और यही वजह कि 10 उम्मीदवार अब तक घोषित कर भी दिए जा चुके हैं। अपने बड़े बड़े चेहरों को बीजेपी वहां से उतार रही है और उसका कहीं ना कहीं नतीजा यहां पर दिखाई भी दे रहा है जो ओपिनियन पोल में कि बीजेपी 3 सीटें फिलहाल केरल में जीतती हुई दिखाई दे रही है। यूडीएफ 11 और एलडीएफ 6 सीटें। कितना सरप्राइजिंग फैक्टर कृष्णा सर आपको लग रहा है बीजेपी का 3 सीटें केरला में जीतना? 3 तो नहीं, एक या 2 तो आ सकता है क्योंकि पालाघाट का शायद थोड़ा जहाँ पे है पोजीशन, बट उससे ज़्यादा मेरे को 3 थोड़ा ज़्यादा ही है। 3 आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है? थोड़ा ज़्यादा नहीं, हायर साइड। मुझे लगता है कि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की केरल में आ सकती है। एक तो सबरीमला मामला के बाद भारतीय जनता पार्टी वहाँ थोड़ी स्ट्रांग हुई वहाँ पर, और उसके अलावा वहाँ पर एजावा समुदाय इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जमीनी स्तर पर सपोर्ट कर रहा है। नायर कम्युनिटी जो एक है, एंटोनी अभी जो सीट से लड़ रहे हैं, वो नायर कम्युनिटी भी जो हिंदुओं की एक बड़ी कम्युनिटी जो भारतीय जनता पार्टी के इस बार वहाँ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है केरल में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीत सकती है। बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा, 3 सीट मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार वहाँ जीत सकती है केरल में। अभी तो मैं आपको एक सीट बताऊंगा, उसमें आपको हारने वाले पर ज्यादा हैरानी होगी। जो सीट बीजेपी को मिल सकती है लेकिन हारने वाले का नाम आपके सामने रखेंगे। अरे कृष्णा सर, वैसे आपके लिए क्या ज्यादा हैरानी है, तमिलनाडु में बीजेपी की सीट निकलने या केरल में? ज्यादा मुश्किल आप मुझे तो लग रहा है केरल में 3 तो काफी ज्यादा हैरानी वाली बात हो जाएगी। अच्छा ठीक है, विजय जी। देखिए, केरल को यदि देखें राज्य को, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे ज़्यादा काम और सबसे ज़्यादा शाखाएं केरल में, और वहाँ पर जो एंटी हिंदू कह लें या लेफ्ट कह लें या और जो है, उनका जो वायलेंस फाइट है वो संघ में और उनके बीच में लगातार रही है पिछले 50 साल में। इसलिए वहाँ पर वो गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और उस गुस्से को संगठन के साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी एक नए नतीजे पर या नए रास्ते तक पहुंच सकती है। सीट कितनी आएगी मैं नहीं कह सकता कि किस तरह की सीट वहां पर आ रही है, लेकिन काम वहां पर बढ़ा है और प्रधानमंत्री ने भी उस पर फोकस किया। ईसाई समुदाय के भी बहुत सारे लीडर्स को अब पार्टी ने अपने साथ रखा है। वो कितना वो औपचारिक है या कितना उसमें समावेशी हो पाते ये नहीं मुझे पता, लेकिन उस जो गुस्सा पिछले 10-20 साल से 25 साल से बढ़ रहा है ना, वो रिजल्ट में निकलने की संभावना भारतीय जनता पार्टी देख रही है, ऐसा मुझे लगता है। और प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के बाद केरल पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया। वहाँ पर पार्टी का लीडर तो कोई नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो एक्सरसाइज की है वो कितने नतीजे में बदलती है ये आपको बताएगा कि कितनी सीटें मिल रही हैं। और हर्षवर्धन जी, एक सरप्राइज बीजेपी ने इस बार दिया भी है। एक मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने उतार दिया है। ये बीजेपी पर हमेशा आरोप लगा कि मुस्लिम कैंडिडेट को कभी वो सीट पे कहीं नहीं उतारती है, लेकिन केरला में वो हमें देखने को मिला है। वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। देखिए, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रयोग किया था विधानसभा के समय
जितने योग्य और अच्छे उम्मीदवार केरल में भाजपा ने दिए थे उतने कई नहीं दिए थे। वाइस चांसलर, साइंटिस्ट, बहुत शानदार शानदार लोग। ई श्रीधरन को तो चेहरा ही बना दिया था। लेकिन मुश्किल यह है कि वहां आधार कितना है, वहां आधार नहीं था। इसके बावजूद मुझे लगता है कि 3-4 सीटें हैं, पलक्कड़ है, त्रिशूर है, पत्तनमतिट्टा है, तिरुवनंतपुरम है, जहां भारतीय जनता पार्टी उम्मीद से है। अब वो जीतेगी या नहीं जीतेगी ये अलग बात हुई। दूसरा ये कि क्या ए.के. एंटनी जैसे लोग जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, ए.के. एंटनी के बेटे जो अनिल एंटनी हैं, अब वो क्या कुछ वोट कांग्रेस का लेकर आ पाएंगे? ये बड़ी चीज होगी। अगर वो कुछ वोट लेकर आ पाएंगे तो जहां भारतीय जनता पार्टी को 2 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख वोट मिले हैं, वहां वो जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी। केरल में सीट जीतना ये हमेशा, अभी भी कोई भी बात करेगा तो भावेश जी से कहेगा कि भाई अभी दीवा स्वप्न दिखा रहे हो। मुश्किल तो है। अरे चलिए तो मैं आपके सामने कुछ सीटें रखता हूं। मल्लापुरम सीट जो है जिस पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया वो आईयूएमएल की मजबूत सीट है। अच्छा, उससे पहले आपको हम केरल की सीटें दिखाएं। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त चेन्नई में है, वहां उन्होंने जो सभा की है, वहां उनका एक स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहते हैं। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ही ये कहते हुए की है कि जब भी वो तमिलनाडु आते हैं कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। साथियों, तमिलनाडु के प्रति मेरा लगाव बहुत पहले से है। मुझसे आपका प्रेम भी बहुत पुराना है, लेकिन इधर कुछ वर्षों से मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। इन्हें इस बात से तकलीफ होती है कि बीजेपी का जनाधार यहां लगातार बढ़ रहा है। ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने खासकर तमिलनाडु को लेकर के जितना अनवरत प्रयास किया है, उसके बाद अगर कोई सर्वे दिखा रहा है कि 5 सीटें बीजेपी की तमिलनाडु में आएंगी तो बड़ा उनके लिए बड़ा ये सुख देने वाला होगा। हम लोग केरल की सीटों की बात कर रहे थे, उतना ही आश्चर्यजनक है केरल में बीजेपी की सीटें निकलना कुछ लोगों के लिए, लेकिन 3 सीटें भावेश का सर्वे जो है वो दिखा रहा है कि केरल में जीत सकती हैं। मैं आपसे पूछा तो जैसे तिरुवनंतपुरम की सीट है, तिरुवनंतपुरम यानी कि शशि थरूर की सीट, जो यहां से 3 बार से लगातार जीत रहे हैं। और शशि थरूर एक अपने आप में एक प्रोमिनेंट चेहरा भी हैं और एक लोकप्रिय चेहरा भी हैं। इस बार उनका मुकाबला राजीव चंद्रशेखर से है। आपको क्या लगता है इस सीट किसके पास जा रही होगी, हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि ये इस सीट पर जिसको हम कहते हैं ना कि 2-3 चीजें हुई। एक तो ये कि अगर आपको ध्यान में हो, जब इजराइल फिलिस्तीन, दरअसल इजराइल हमास वो युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था, हमला हुआ था, तो उस वक्त शशि थरूर साहब एक कार्यक्रम में गए और उस कार्यक्रम में लोग उनसे नाराज हो गए। अब वहां पर जिस तरह का सेंटीमेंट है, क्या राजीव चंद्रशेखर उसको ठीक से अच्छे से संभाल के रख पाएंगे? लड़ाई वहां कड़ी हो सकती है। जीत के कितना नजदीक है ये कह पाना, मैं आपको बताता हूं, ये सर्वे भावेश का बता रहा है कि ये सीट इस बार बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। तिरुवनंतपुरम की सीट पर बीजेपी जीत सकती है और राजीव चंद्रशेखर और जो मुकाबला उनका होने जा रहा है शशि थरूर के साथ, शशि थरूर को राजीव चंद्रशेखर हरा सकते हैं केरल की तिरुवनंतपुरम सीट पर। यह पहला सीट का रुझान था। वायनाड की सीट है जहां से राहुल गांधी पिछली बार चुनाव लड़े 2019 में, और इस बार उनके अपने साथी नहीं चाहते थे लेफ्ट के कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़े। उनको लगता था जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है आप वहां जाकर के लड़िए, आप यहां एक सीट यहां पर क्यों अपने रिजर्व करने के लिए आए। लेकिन वहां पर कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। हालांकि लेफ्ट ने उम्मीदवार दे दिया उनके सामने, डी राजा की पत्नी एनी राजा को, लेकिन राहुल गांधी कंफर्टेबली अपनी सीट जीतेंगे, इसमें कोई शक जो है वो दिखाई दे नहीं रहा है। अब मलप्पुरम की बात कर लेते हैं। इंडिया अलायंस की पार्टी आईयूएमएल का ये गढ़ है। 2008 में परिसीमन के बाद ये संसदीय सीट बनी और तब से वहां से आईयूएमएल ही जीत रही है, जहां से अब्दुल समद समदासी सांसद हैं और बीजेपी ने इस सीट पर अपना इकलौता उम्मीदवार जो मुसलमान है उसको उतारा है। अब्दुल सलाम को वहां से बीजेपी ने कैंडिडेट के तौर पर उतारा है, तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी ने इस बार एक सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पर अब्दुल सलाम को उतारा। लेकिन जो ओपिनियन पोल बता रहा है कि इंडिया अलायंस वहां से
से जीत रही है, यानी कि आईयूएमएल की जीत वहां से होती दिखाई दे रही है। त्रिशूर की बात करते हैं। त्रिशूर में कांग्रेस के टीएन प्रतापन सांसद है। बीजेपी ने सुरेश गोपी को वहां से उम्मीदवार बनाया और 2019 में यहां कांग्रेस लेफ्ट और बीजेपी के बीच में जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला था और ओपिनियन पोल के मुताबिक ये सीट लेफ्ट के खाते में यानी कि सीपीआई के खाते में दिखाई दे रही है। अब अटिंगल सीट की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस के अदूर प्रकाश वहां से मौजूदा सांसद हैं। बीजेपी ने यहां से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी का ये ट्रेंड कि कई मंत्रियों को, कई बड़े चेहरों को उन्होंने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, जिसमें से वी मुरलीधरन का नाम है। 2019 में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला था और बीजेपी के वोट शेयर में सबसे ज्यादा उछाल यहीं से हुआ था। जो 13% वोट शेयर बीजेपी को 2019 में मिला, उसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन अटिंगल सीट का था और केरल के त्रावणकोर रीजन में बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है। और जो ओपिनियन पोल बता रहा है कि यहां से केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन अपनी सीट को निकाल सकते हैं, यानी कि यह सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। समीर जी, ये तीनों सीटें या पांचों सीटें जिस पर हमने बात की, कौन सी सरप्राइजिंग फैक्टर आपको लग रहा है इसमें, और क्या लग रहा है कि इसके अलावा भी कौन सी ऐसी सीट है जो बीजेपी के खाते में जा सकती है? शशि थरूर हार सकते हैं। बिल्कुल, मुझे तिरुवनंतपुरम सीट का जरूर लग रहा है कि शशि थरूर बहुत लोकप्रिय वहां पर पर्सनालिटी है और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं वहां पर। वो अगर वो हार रहे हालांकि राजीव चंद्रशेखर लगातार उस सीट पे सक्रिय रहे, लगातार जाते रहे, वो लगता है मुझे पहले से तय हो गया होगा राजीव चंद्रशेखर को उस सीट से लड़ाया जाएगा। शायद उन्हें मैसेज भी दिया होगा, इससे वो लगातार हर महीने उन्होंने तिरुवनंतपुरम सीट का दौरा किया है केरल के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि ये सीट मुझे एक सरप्राइजिंग लग रही है। इसके अलावा मुझे त्रिशूर सीट का लग रहा है कि जैसे सुरेश गोपी पिछली बार ने बहुत अच्छी फाइट दी थी, प्रधानमंत्री मोदी अभी उनकी बेटी की शादी में भी गए थे अटेंड करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जब रोड शो किया था तो सुरेश गोपी जीप पे प्रधानमंत्री मोदी के साथ थे। तो सुरेश गोपी की एक सीट मुझे त्रिशूर लग रही थी कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत सकती है, लेकिन वो हारते हुए दिख रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जरूर जीत रही है 3 सीटों में, लेकिन कांग्रेस के लिए मुझे लगता है बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस 15 सीटें जीती थी केरल से। इस बार यूडीएफ को 11 सीटें मिल रही है। इसका मतलब 2 सीटें कम कर दिया जाए तो कांग्रेस को 9 सीटें वहां अगर मिल रही है तो यह तय है कि कांग्रेस को 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो जो 52 सीटें कांग्रेस ने 2019 में जीती थी, इसमें से 15 सीटें तो केरल से ही आई थी। तो ऐसे स्थिति में अगर यूडीएफ को अगर 15 सीटें मिल रही है, मतलब कांग्रेस को 7 से 8 सीटों का नुकसान केरल से हो रहा है। और बाकी उत्तर भारत में तो कांग्रेस के पास कहीं स्पेस ही नहीं कि वो सीटें बढ़ा सकता है। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के लिए इस बार 2019 की जो टैली है वहां पर पहुंचना भी बहुत मुश्किल होगा अगर यूडीएफ 11 सीटें लेता है तो। ये आपने वही बात करी, जब लोग बात करते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी को 370 सीटें आएंगी, तो पलट के पूछते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी 50 के ऊपर जाएगी। वो स्थिति दिख रही है। सवाल छोड़ दिया इसमें। ठीक है, नहीं बात सही है, कांग्रेस यहां से नीचे जा रही है जी। केरल जो है, केरल का जो लॉस है कांग्रेस को, कर्नाटक और तेलंगाना से काफी कुछ उसमें वो जोड़ सकते हैं। केरल का कर्नाटक और तेलंगाना में बढ़ रही है कांग्रेस। हाँ, वही तो कह रहा हूं, कर्नाटक और तेलंगाना दोनों जगह। मुझे पता है बहुत लोगों के लिए सरप्राइज हो सकता है कि बीजेपी 3 सीटें केरल से कैसे ला सकते हैं, लेकिन आप हिस्टोरिकल डेटा भी देखिए। बीजेपी 2019 में 8 सीटें ऐसी थी जिसमें 15 से लेके 40%, 38% के आसपास उसका वोट बैंक रहा और वोट लेके आई है, जिसमें 4 ऐसी सीटें थी जिसमें बहुत क्लोज फाइट हुआ था, जिसमें एक त्रिशूर की सीट थी, एक तिरुवनंतपुरम की। जब हम लोग बार बार बात करते हैं, हम बोल रहे 2014 में शशि थरूर हारते बचे थे, बहुत 1-2% से ही था। 2019 में उन्होंने जीत कैसे किया सबको पता है। वहां पे सीपीएम के साथ उनका अंडरस्टैंडिंग था। हो सकता है इस बार फिर अंडरस्टैंडिंग, देखिए मेरा काम होता है लोगों ने जाए उसको रिपोर्ट करना, अब अंडरस्टैंडिंग कुछ हो उसके बाद जीत जाए तो आप बिल्कुल डिफेंसिव मत रहिए। लेकिन देखिए पिछले कुछ दिनों में, अब लगभग 1-2 साल में आप देखिए जो प्राइम मिनिस्टर का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ जो आउटरीच रहा है, उसमें आप देखेंगे जो माइनॉरिटी क्रिश्चियन है उसको बीजेपी खासकर टारगेट करे, जिसका बीजेपी को फायदा हो रहा है। दूसरा आप ठीक से देखिए, एक कासा करके ऑर्गेनाइजेशन है जो केरला में बहुत एक्टिव, उसका आप एक तरह का घोषणा देखिए तो उसका जो घोषणा है वो आरएसएस से बहुत मिलता जुलता है। जैसे आरएसएस लव जिहाद की बात करते हैं, वहां पे वो संगठन भी लव जिहाद को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव है, और जिसका एक यूथ जो क्रिश्चियन यूथ है, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी की जो मैं बात कर, उसमें एक बहुत अच्छा खासा इफेक्ट देखा जाए, जिसका लगभग 6 से 7 सीटों में, मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री ने डबल डिजिट कैसे कर, लेकिन 6 से 7 सीटों में जरूर असर देखा जा रहा है। बीजेपी लगभग फाइट में है वहां पे। देखिए, लेकिन अभी जो तस्वीर दिखाई दे रही है बीजेपी के लिए तो काफी अरसे से सपने जैसा होगी कि दक्षिण के 4 राज्य हमने दिखाए हैं और चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। जरा आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। 25 सीटें यहां पर है, लेकिन बीजेपी का खाता पिछले
पिछली बार यहाँ पर नहीं खुला था, 0 सीट पर थी, लेकिन इस बार बीजेपी अभी भी 0 सीट पर है। ये वही है जहां पर खाता इस बार भी बीजेपी का खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। वाईएसआरसीपी 15 सीटें, टीडीपी 10 और कांग्रेस भी 0 पर ही है। तो ये वो आंध्र प्रदेश राज्य है जो बीजेपी के लिए एक चुनौती है, और ये चुनौती अभी भी बना हुआ है क्योंकि यहां पर भी अभी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। इस बार ओपिनियन पोल में ये ओपिनियन पोल कितना सही साबित होता है और क्या क्या चैलेंजेस विजय जी बीजेपी के सामने है आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश भी वही है। जगन रेड्डी जो है वो एक स्ट्रांग लीडर के तौर पर आंध्र प्रदेश में आए हैं, और वो आंध्र प्रदेश के इमोशंस को और खासतौर से कांग्रेस से निकलने के बाद भी जिस तरह से उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है, तो उनका जो जलवा है कहना चाहिए वो बरकरार है। और भारतीय जनता पार्टी को तो मुझे नहीं पता कि वो क्या समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो आंध्र प्रदेश में नेतृत्व संगठन को लेकर कुछ रणनीति बना रहे हैं। वो यदि टीडीपी के भरोसे बैठे हैं या पवन कल्याण के भरोसे बैठे हैं तो मुझे नहीं पता, अपने भरोसे तो वो कुछ नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य वहां नहीं हो रहा। तो जो अच्छी खबर बीजेपी के पास तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तक आ रही थी, वो आंध्र प्रदेश में आते आते कहीं केरल बुरी में खबर आपने ही बन जिक्र गई नहीं किया, लेकिन वी मुरलीधरन जो है ना वो मजबूत लीडर है, संगठन के बड़े लीडर रहे हैं, और उनका चाणक्य के तौर पर भी, बैकरूम लीडर के तौर पर भी वी मुरलीधरन को माना जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि उनको आप इग्नोर कर सके। लेकिन आंध्र प्रदेश का अगर रिजल्ट वाईएसआरसीपी को 15 सीट दिखा रहा है तो इसका मतलब वाईएसआरसीपी को नुकसान हो रहा है। 2019 में 22 सीटें जीते, 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। टीडीपी बढ़ रही है, टीडीपी को कांग्रेस को फायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था, तेलंगाना से टूटा था, तो वहां पे लोगों को नाराजगी है कि आपने तो प्रदेश को तोड़ा और हैदराबाद जो चला गया तेलंगाना के पास, तो वो भी है कांग्रेस के साथ नाराजगी। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। और वैसे भी अगर 2019 का चुनाव देखेंगे तो नोटा से भी कम वोट कांग्रेस को मिले थे, 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिला था कांग्रेस को। तो मुझे बीजेपी को बहुत कम वोट मिला था नोटा से भी, तो बीजेपी से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। कांग्रेस का जरूर ठीक ठाक वहां रहा था, लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आंध्र प्रदेश में देखिए वाईएसआर और टीडीपी में बहुत ज्यादा गैप नहीं है फिलहाल बहुत ज्यादा एंटी इनकमेंसी है वाईएसआर के साथ। बस उसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि टीडीपी पिछले कुछ दिनों से उसके साथ सेंटीमेंट जो है, जिस तरह वो अरेस्ट हुए, बहुत सारे मामले हुए, उसको सेंटीमेंट जरूर जुड़ा है, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। अगर बीजेपी के साथ अलायंस होता है, मैं कह रहा हूँ 2014 के रिजल्ट को आप फिर से देखें, टीडीपी और वाईएसआर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन टीडीपी फिर भी सरकार बनाई थी और बड़े जीत लेके आ गए थे। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा एडवांटेज था बीजेपी के साथ होना, और चूंकि ये नेशनल इलेक्शन के साथ होता है, वहां पे असेंबली इलेक्शन, तो टीडीपी को फायदा मिला था। इस बार यदि अलायंस होता है तो हो सकता है टीडीपी आगे निकले। इसलिए मैं बहुत लोगों से कहता हूं, इस बार फिर कहता हूं, आंध्र प्रदेश के इस बार प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। फिलहाल अभी ग्राउंड यही है कि वाईएसआर के साथ एडवांटेज जरूर है, लेकिन टीडीपी बहुत पीछे नहीं है वहां। देखिए अगर आप ओवरऑल देखें तो बीजेपी के तो फर्क पड़ेगा। 130 सीटों में से 29 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 में। अगर आप केवल बीजेपी की सीटें ही काउंट करें तो ये 35 सीटें 35 पर बीजेपी पहुंच रही है। पिछली बार ये आंकड़ा 29 तक था, तो बीजेपी को 400 तक पहुंचने के लिए कितना सीटें जीतनी होंगी दक्षिण के इन राज्यों में? आखिरी आप लोग पूछ रहे हैं, तो इसमें तो कोई योगदान हुआ नहीं ना उनका। साउथ से तो कोई कंट्रीब्यूशन उनका बढ़ा नहीं। तो क्या 435 सीटों से 6 400 सीटें तक आपने पहुंच बढ़ाई पाएगी हैं, बीजेपी? हालांकि तो 5 ही सीटें बढ़ी है कायदे से। 30 सीटें थी एनडीए के पास वहां पर, एक इंडिपेंडेंट के साथ, 26 सीटें कर्नाटक में और 4 सीटें यहाँ पर। तो 30 सीटें थी, 35 हो रही है। मुझे लगता है 35 सीटें हो सकती है यहाँ पर, लेकिन उसको 400 में कितना कंट्रीब्यूशन होगा आप भी सोच लीजिए। 5 सीटें बढ़ती हैं तो कितना कंट्रीब्यूशन होता है 100 सीटों में? तो यानी बीजेपी को और जगहों पर मेहनत करनी होगी। समीर जी, जगह नहीं बची है। जगह नहीं बचे, कहाँ मेहनत करना है। और जो मेहनत वाली जगह है उसमें वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, बिहार है और झारखंड है। झारखंड भी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, खासतौर से 3 जो राज्य हैं, वहां तीनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी को नंबर बढ़ाना मुझे मुश्किल लगता है। इस सवाल का जवाब आपको कल मिल जाएगा जी। भारतीय जनता पार्टी को 370 या एनडीए को 400 सीटें आ रही हैं या नहीं है, या ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कल आपके सामने हम ओवरऑल ओपिनियन पोल जो है वो रखने जा रहे हैं। आपके सामने पूरे देश में किया गया हमारा और भावेश का वो सर्वे आपके सामने होगा। किस राज्य में बीजेपी कहां है, कांग्रेस पार्टी कहां है, जानना चाहते हैं। कांग्रेस 50 के ऊपर जाएगी या नहीं, बीजेपी पिछली बार 303 के कितना ऊपर जा सकती है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल जब आप देखेंगे पूरे देश का सर्वे। आज बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।